जैन भाई आज क्लास शुरू कर दीजिए। केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना हम लोग। आज कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे, उनको पढ़ लीजिएगा। ये बोर्ड में आने मतलब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहला रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्शन। क्या नाम है इसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जरा कोई बताएगा? कोई हिंदी वाला तो नहीं बैठा हुआ है इसमें? कोई बताएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? अपने मन से ट्राई करो, क्या होता है? थिंक बताओ। 4 से 5 नियम है, बढ़िया से पढ़ लो आज तो जल्दी खत्म कर देंगे क्लास को, जल्दी से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है जहां एक वर्ड आ जाए कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है कोई चीज ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय किया। इस नियम के हिसाब से जब कभी भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास का ऑलवेज इक्वल होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो अभी हम लोग हाई स्कूल में पढ़कर आए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जब भी कोई दो चीजें आपस में मिक्स होकर एक नई चीज बनाते हैं, इसको एक रिएक्शन में लिखते हैं, तो केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि टी लीव प्लस वाटर प्लस शुगर प्लस अदर कोई भी कंपोनेंट इक्वल क्या बन गया? टी बन गया। क्या बन गया? टी बन गया। तो ये जिस तरह से हमने लिखा कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर कोई एक या एक से अधिक चीजें प्रोड्यूस करती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और इसके अंदर दो चीजें जैसे मानते हैं ए से ए और बी आपस में मिलकर सी और डी बना रहे हैं। ए और बी आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? सी और डी। यहाँ पर जो मिलकर बनाते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो ये हमारे पास होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जो नियम है वो ये नियम यही कहता है टोटल मास ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ गए? रिएक्शन का जो नेट मास होगा वो ऑलवेज कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इट मीन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट्स होते हैं इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। आप समझ गए कि जो प्रोडक्ट होगा उसका भी पूरा मास जो है और रिएक्टेंस है उसका पूरा मास ऑलवेज कैसा होता है? इक्वल होता है। इस नियम के जरिए से समझाया गया। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर लेकर चले कि हमारे पास ए और बी दोनों मिले और बना सी और डी। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में 10 ग्राम था और ये हमारे पास में 20 ग्राम था। हो सकता है कि ये 15 ग्राम बना हो, ये 5 ग्राम बना हो। ऐड करने पर 10 प्लस 20 कितना हो गया? 15। ये ऐड करने पर कितना बन गया? 30 ग्राम। और ये 15 प्लस 15 इक्वल कितना हो गया? 30 ग्राम। तो देखिए मास दोनों साइड में कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कुछ अलग वजह से हो सकता है कि इतना ही नहीं, यहाँ पर ये वाला डेटा मान लेते हैं कि सी वाला डेटा 25 बनना है और ये वाला 5 बनना है, तो होगा कितना? 5 के नाम 30। तो हमेशा मास जो होगा कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई अगर पॉइंट पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो इसको बताया किसने था? इस नियम को किस बंदे ने बनाया था? तो एक बंदे का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है एंटोनिए। हाँ, एंटोनी एंटोनी लेवोसिए। एंटोनी लेवो ये नाम है। इन्होंने बताया था। इनके हिसाब से मास कैन नॉट मास नाइदर कैन मास बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। ना तो मास को हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं। बात समझ गए? एग्जाम्पल में इन्होंने बताया जैसे मान ले अगर हमारे पास में हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस और बना जाकर हमारे पास CO2, ये बना। यहाँ पर कार्बन मान लेते हैं हमारे पास 12 ग्राम, ऑक्सीजन के दो कंपोनेंट, एक ऑक्सीजन में 16 ग्राम, तो बनता है ये 16 दूनी 32। यहाँ पर 32 ग्राम ये था। ठीक है, ऐसा मान के चले। तो ये नेट फोर्स नेट यहाँ पर मास कितना है हमारे पास में?
तो 44 ग्राम मास है हमारे पास। यहाँ चले जाए तो कार्बन कितना हमारे पास आया 12 और प्लस इसका 16 टू 2 तो 12 प्लस कितना हो गया 32 इससे क्या आ गया 44 ग्राम। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ हमारे पास प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, मास कैसा बन रहा है, इक्वल बन रहा है। क्या बात समझ गए? एग्जाम्पल में एक और, जैसे हमारे पास लिखा है 2 टाइम H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा 2H2O। आइए प्रूव करते हैं। देखो ये 2 लिखा है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है इनटू 2 टाइम में 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का मास 16 होता है इनटू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पहुंचते ये 2 लिखा है, ये जो बाहर 2 लिखा होता है उसको बाहर लिख देते हैं, ठीक? और इसके बाद में ये हाइड्रोजन कितना है 1 2 टाइम में ऑक्सीजन 1 16। चलो वापस आते, ये मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2 और फिर 2 से 2 मल्टीप्लाई किया कितना बना 4 और प्लस ये कितना हो गया हमारे पास में 32 इक्वल यहाँ पहुंचे 2, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 16, इन दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 36, यहाँ ये कितना हो जाएगा 18, 18 टू 2 कितना हो जाएगा 36। क्या बात समझ आई? नहीं आई? हाँ भाई कर ले जाओगे तो कह रहे मास दोनों साइड में कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। ये क्या हो गया लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई दिक्कत किसी को? कर ले जाओगे पक्का? अब अगला पॉइंट लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगला हमारे पास में रूल है, ये रूल आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेंगे। पढ़ाएगा तुम्हारे यहाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगला है हमारे पास में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कितने बच्चे इस लॉ को जानते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है भाई? जानते हैं? इनका मानना था जब कभी भी कोई भी दो चीजें कोई हमारे पास में प्योर केमिकल आपस में मिक्स होते हैं तो किसी एक रेशियो में रहते हैं, वो किस में रहते हैं, फिर हमेशा उनका जो मास रहता है कोई भी हमारे पास दो एलिमेंट एलिमेंट्स या सब्सटेंस आपस में मिलकर प्योर केमिकल केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है कि हम ही पढ़े जा रहे हैं? बताओ, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर कोई केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। इस केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का जो मास रेशियो होता है ऑलवेज फिक्स होता है। इन एलिमेंट्स का तो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स या सब्सटेंस जो भी चीजें होंगी उनका जो मास रेशियो होता है, मास रेशियो जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिया गया, जैसे अगर हम लोग भले ही ये कहीं से आया हो, ये नहीं देखा जाता कि भाई जो केमिकल्स है सब्सटेंस है कहाँ से उठाए गए कहाँ से उठाए गए, तो ओरिजिन क्या है उससे मतलब नहीं है। जो बनकर तैयार होगा केमिकल कंपाउंड उसके अंदर जो चीजें रहेंगी बिल्कुल सेम रहेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले अगर हम वाटर को ले लें, वाटर लें, वाटर हमारे पास आ गया, वाटर क्या होता है H2 होता है। यहाँ पर दो कंपोनेंट है, दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट कौन कौन सा है, एक हाइड्रोजन है एक क्या है ऑक्सीजन है। आइए हाइड्रोजन कितना तुम्हारे पास में, दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना तुम्हारे पास, एक ऑक्सीजन है कि नहीं। आइए हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, एक मोल की बात कर रहे हैं अभी, एक मोल ऑफ द वाटर। अब यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन 1 इंटू 2 ऑक्सीजन 16 क्या है 2 और इसके बाद में 16 सॉल्व करेंगे तो 1 एंड 8 आ जाएगा। आया या सुनो, तो इनका रेशियो आया वो 1 और 8 में आया। अब आप सोच रहे हो सर जी ठीक है, अगर हम मान लो कि वाटर बढ़ा दें, कैसे 18 ग्राम वाटर कर दें H2O, अब बताओ अब हाइड्रोजन और वाटर का कंपोनेंट या रेशियो क्या होगा, 18 ग्राम की जगह पर वो 36 मोल्स ऑफ वाटर कर दें। कितने बच्चे इसमें देख पाएंगे, हाइड्रोजन कितने ग्राम में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और 36 ग्राम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे होंगे, कितने बच्चे बता पाएंगे, बता पाएंगे? आइए चेक करते हैं। वो 1 मोल था या 18 मोल है, अगर 18 मोल का मतलब है तो ये 18 बाहर रहेगा, बाहर रहेगा 18। हाइड्रोजन इसमें कितना है, हाइड्रोजन 1 इंटू 2 है और ऑक्सीजन कितना तुम्हारे पास 16 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन बना कितना 36, ऑक्सीजन कितना बन जाएगा
18 इंटू 16 बने कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब अलग अलग ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि 18 टू जा कैंसिल हो गया, 2 वन जा हो गया, 8 आ गया। तो क्या आया बात में? फाइनली आया तो भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखा जाएगा तो हमेशा सेम रहेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में यही कहता है, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो उनके अंदर जो एलिमेंट्स का मास रेशियो होता है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे जितना एलिमेंट बने, मतलब सब्सटेंस कितना बना लो। ये बनाया तुमने, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं हो जाए। नहीं समझे तुम? समझाते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे अगर मान लें कि हमारे पास में, हम एक कंसीडर करते हैं आपको एग्जांपल के तौर पे कि चाय बनाना है आपको। एक मिनट। चाय बनाना है आपको, और अगर चाय बनाने के टाइम में हम आपसे कहते हैं कि आपको 1 कप चाय बनानी है। 1 कप चाय में 1 कप चाय में आप चीनी डालते हैं, शुगर की बात कर ले रहे हैं। 1 स्पून आप चीनी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, हो गया कम। अब आपसे कहें कि अगर 2 कप बनानी है चाय तो क्या करोगे? 2 कप डालोगे ना, सीधी सी बात है। तो 2 चम्मच ले जाओगे स्पून को। मीनिंग क्या होगा कि जितना बढ़ता जा रहा है, तो अगर यहाँ 1 था तो 1-1 रेशियो आया, 1-1 रेशियो आया। अगर आपने 2 कप कर दिए, 2 कप तो स्पून 2 स्पून, तो रेशियो 2 और 2 बराबर क्या 1:1 आ जाए कि नहीं आ जाए? कायदा बढ़ाते जाओ, रेशियो तो सेम रहेगा ना। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बात समझ में आई अभी? नहीं आई? ये रहता है तुम्हारे पास लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखाया गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिखाए जाएंगे, आप लिख दीजिएगा वापस। अब और में नहीं होता, ये बाबू अलग अलग रहता है। ऐसे मान लो, ऐसे क्या इसको अलग अलग कर लो। इसमें कितने ग्राम मानते? 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम तुम्हारे पास में ऑक्सीजन है। बात वही आएगी, काट पीट आप ऐसे काट लीजिए, तब ऐसे 1 and 8 आ रहा है सब में। तब भाई वही आ जाएगा। अब अगला आ जाएगा तुम्हारे पास लॉ ऑफ द रूल नंबर थर्ड। 4-5 थोड़े जल्दी से पढ़ लो आज। तो रूल नंबर थर्ड कहता है लॉ ऑफ द, और यही तुमको थोड़ा बोरिंग वाले लगते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ द मल्टीपल कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है भाई? आई समझते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में मिले, दो एलिमेंट्स, दो सब्सटेंस आपस में मिले, दो से अधिक ज्यादा कोई कंपाउंड बनाते हैं। क्या बताया गया इसमें? कह रहा है कोई भी दो सब्सटेंस, दो एलिमेंट मिलते हैं और मोर देन टू, टू से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। अगर वो दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो इसमें कोई एक एलिमेंट, कोई एक सब्सटेंस, एनीवन, एनीवन, कोई एक सब्सटेंस, क्या एलिमेंट्स, क्या एलिमेंट्स ऑलवेज अपना मास रेशियो फिक्स रहता है, रखता है। मास रेशियो कैसा रखता है? फिक्स्ड रखता है। कैसा रखता है? फिक्स्ड रखता है। दूसरे के साथ में, दूसरे के साथ में अपना मास रेशियो फिक्स रखता है। तो ये हमारा जो मास रेशियो सेम चलेगा। शायद आपको समझ में नहीं आया, समझाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिला, बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाया? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन और ऑक्सीजन दो बार मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, बना लिया। अब इसमें जब ऑक्सीजन की बात करते हैं, कार्बन की अलग बात है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीजन की बात कर लो, ऑक्सीजन कहते देखो मेरे पास 16 था, ठीक है? और कहता है ये हमेशा होल नंबर्स का मल्टीपल के बराबर होता है, और यहाँ पर 32 हो जाएगा। काटो, क्या बना? 1:2। देखो ये होल नंबर्स में आ रहा है। ऑलवेज कहता है मैं होल नंबर्स के मल्टीपल में ही रहूंगा। ऐसा नहीं कि 1/2 आ जाऊं, 2.5 आ जाऊं, 1.3 आ जाए, सब कुछ नहीं समझे। इसमें और सारे एग्जांपल्स, जैसे एस है, SO2, SO3। भाई ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार है, तो 16 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 32। यहाँ पर 16 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 48। अगर रेशियो देखा जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2:3। बताओ होल नंबर्स में रेशियो आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये सब बातें
ये सब रूल्स है, केवल जान लो, लिखना है, छापना है। आपको लग रहा होगा इसमें जानना ही क्या है? ये लग रहा हो ना बार-बार? ऐसे ही एवें ही है, एवें ही। समझ गए? कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारे पास खत्म हो गया। अगला है, अगला आ गया ले क्रैकी गे लूसेक लॉ। इनका नाम है गे लूसेक लॉ। ये गे लूसेक लॉ ने क्या किया? बिल्कुल सेम काम किया, लेकिन अभी सब मास पे काम कर रहा था। इस मास पे काम नहीं करेगा, ये काम करेगा वॉल्यूम पे। तो गैस होती है, गैस का जो वॉल्यूम होता है ऑलवेज मिक्स करने पर उनका भी जो वॉल्यूम रेशियो आता है वो ऑलवेज फिक्स रहता है, एक होल नंबर्स का मल्टीपल रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ले लें हम लोग, यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, मिलाया तो क्या बना तुम्हारे पास? ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला के क्या बना तुम्हारे पास में? 2s2 बना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास में हाइड्रोजन का अगर देखा जाए, मान लो 1 मोल, क्या मान लिया? 1 मोल। यहाँ पर 1 मोल, कुल कितने मोल बनकर तैयार हो गए? 2 मोल तैयार हो गए। कितने तैयार हो गए? 2 मोल तैयार हो गए। इसी तरह से तुम्हारे पास वॉल्यूम, यहाँ पर 1 वॉल्यूम आयतन था, फिर से 1 वॉल्यूम आयतन था, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 वॉल्यूम आयतन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ हाइड्रोजन के हिसाब से नहीं चलना है, ऑलवेज इसी तरह से रहेगा। नहीं समझे? और सुनते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो रेशियो निकालो सबका, ये एक फिक्स रेशियो रहता है। जैसे अगर इनको अलग-अलग रेशियो निकालो, अलग-अलग, तो हाइड्रोजन कितना आएगा तुम्हारे पास में? 2, ऑक्सीजन कितना आएगा? 1, ये कितना आएगा? 2, आ गया। अब तुम इसको बढ़ाना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पर 2 बार H2 बनाया, हमारा मन है कि हम यहाँ पर 4 बार H2 बनाएँ। कितनी बार? 4 टाइम। बनाओ 4 टाइम H2O, 4 H2O बना लिया कि नहीं बना लिया? अगर 4 टाइम H2O बनाया होगा तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। तो ऑक्सीजन कितना मिलाना पड़ेगा? 4 मिलाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। तो हाइड्रोजन कितना मिलाना पड़ेगा तुमको? 8 बार मिलाना पड़ेगा। अब चलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 4, ये कितना है तुम्हारे पास? 2, और ये कितना तुम्हारे पास? 4। रेशियो देखते हैं, क्या आया? ये 2:1 रेशियो क्या आया? आया तो वही ना? नहीं समझे? नहीं समझे? आया तुमको? क्या आया? ये समझाते हैं। इन्होंने कहा कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक गैसेस आपस में मिलेंगी तो वो एक कंपाउंड या प्रोडक्ट बनाएंगी। जो उनका रेशियो रहेगा ऑलवेज फिक्स रहेगा। अब उसका वॉल्यूम कम ज्यादा करते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी 2 यहाँ पर कंपोनेंट लिए गए या मॉलिक्यूल्स लिए किसके? हाइड्रोजन के, और एक मॉलिक्यूल किसका लिया गया? ऑक्सीजन के। बनकर तैयार हुआ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इनका जो सिंपल सबसे सिंपल रेशियो ये तैयार हो गया। अब हमारा मानना है कि नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नहीं बनाएंगे, हम 10 बनाएंगे, 20 बनाएंगे, 100 बनाएंगे। हमने कहा हम 4 बनाएंगे, हमने 4 बना लिया। 4 कैसे बना रहे होगे? ऑक्सीजन भी बढ़ाना पड़ेगा और हाइड्रोजन भी बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन का हमारे पास में मास कितना है? 4, ऑक्सीजन कितना है? 2, और कुल कितना बनाया? 4। इनको सिंपल किया तो क्या है? वही आ गया। तो ये है तुम्हारे पास गेलुसेक लॉ। समझ गए? नहीं आया? आ गया। चलो, अब इसके बाद में आगे आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बता दो, ये सारी बातें आपको पढ़ाई गई हैं? पढ़ाई गई आपके स्कूल में? अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहतरीन है, यहाँ से बहुत मन से पढ़िएगा, तो यहाँ से आता है। टॉपिक आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला पॉइंट कोई बच्चा बताएगा मोल होता क्या है? आपको ये पढ़ाया गया होगा, तो मोल क्या होता है कोई बताएगा? मोल कॉन्सेप्ट है क्या? इस टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। वो टॉपिक पढ़ना है। ये समझ गए तो मान के चलो केमिस्ट्री की आधी जान समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो धीमे धीमे पढ़ेंगे। पहला तो पॉइंट है कि मोल है क्या? कोई जानता है मोल का मतलब क्या है? यहाँ पर मोल का मतलब जानते हो भाई? मोल का मतलब कुछ नहीं है भाई। मोल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम ऑफ द मैटर सब्सटेंस। ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, पार्टिकल्स। नहीं समझे?
जैसे कि हम लोग एटम एटम पढ़ते हैं। आपने एक बात तो सुनी है, एटम सुना है? एटम वर्ड सुना है? परमाणु वर्ड सुना है? ये एटम ये सुना होगा। तो अगर एटम देखा है तो एटम बहुत छोटा होता है, तो काउंट करना, इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोगों ने एक मोल वर्ड निकाला जो कि किसी भी एलिमेंट्स के अंदर एटम्स के नंबर, आयंस के नंबर, उनके पार्टिकल्स के नंबर डिनोट करता है। मोल क्या है तुम्हारे पास में? मोल किसी भी पार्टिकल की संख्या को दिखाता है। मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल मीन्स क्या? मोल का मतलब है कि डिनोट करना, रिप्रेजेंट करना। किसको किसको रिप्रेजेंट करना? रिप्रेजेंट करना किसको किसको? किसी भी एलिमेंट्स या सब्सटेंस के अंदर, किसी भी एलिमेंट्स या सब्सटेंस के अंदर कितने एटम हैं, कितने एटम हैं, कितने आयंस हैं, कितने आयंस हैं, कितने चार्ज हैं, इस तरह से कितने पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल्स दिखा रहा होता है, समझे कि नहीं समझे? तो पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, इनको दिखाने के लिए जो चीज होती है तो क्या बोलते हैं? मोल। समझ गए? कैसे? थोड़ी देर के लिए अगर हम कहें 1 लीटर का शुगर वाटर है, उसमें शुगर के 10 मोल है, तो क्या बताने का प्रयास? कि शुगर जो है वो 10 पार्टिकल, 10 एटम शुगर के मिलाए गए। आप समझ गए? नहीं समझे? जैसे अगर हम कहें परसेंट, 10% शुगर है, अगर 100 ग्राम शुगर थी तो कितनी शुगर हो गई? 10 ग्राम हो गए, 10 ग्राम। वैसे ही मोल केवल ये बता रहा होता है कि किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट के कितने एटम उसमें है, कितने आयंस उसमें है, कितना चार्ज उसमें है। समझ रहे हैं? ये बताता है और कुछ नहीं होता है। मोल एग्जाम्पल में जैसे अगर हम कहें, और इससे इससे फायदा क्या हुआ, इसको बनाया क्यों गया? इसको बनाया इसलिए गया, अगर कोई बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है, उसे कोई कलेक्शन बना लेते हैं। कलेक्शन जैसे हम लोग बोलते हैं बनाना। तो बनाना अगर 1 2 3 4 की जगह पर लोगों ने क्या किया, 1 दर्जन बना दिया। एक कॉन्सेप्ट आ गया, 1 डजन। तो 1 डजन का मतलब क्या? उसके अंदर फिक्स है कि 12 ही होंगे, फिक्स है ना? वैसे ही अभी आगे पढ़ेंगे हम, 1 मोल का मतलब कितना होता है। पढ़ाएंगे आपको आपको आज कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे। तो बहुत सारे एटम्स को पढ़ना मुश्किल था, तो उन पार्टिकल्स को, क्योंकि सब्सटेंस जो होते हैं, जो मैटर होता है या सब्सटेंस जो होता है, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा लैग कर रहा होगा। तो ये चीजें होती हैं, इनमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल। और इन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोल देते हैं हम लोग? एटम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एटम। अब भैया इतने छोटे छोटे एटम्स को पढ़ना मुश्किल था, लोगों ने बहुत सारे एटम्स को इकट्ठा किया। एक कैलकुलेशन है जिसको भी पढ़ेंगे, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, 6.02 10⁻⁻³ कितने? 23 रहता है, -23। कितने एटम्स को मिलाकर, कितने स्मॉल पार्टिकल्स को मिलाकर एक तुम्हारे पास में क्या बना दिया जाएगा? मोल बना दिया जाएगा। जैसे बताया ना, 12 बनाना मिलाकर क्या बना दिया गया? 1 दर्जन। वैसे बहुत सारे पार्टिकल्स मिलाकर एक मोल बना दिया गया। मोल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल और द एटम्स। समझ में आया? मोल केवल किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। एक कंबाइंड पार्टिकल को लेकर चलता है तो 1 मोल होता है। समझ गए? 1 मोल का भी बताएंगे कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि 1 मोल बराबर हमारे पास ऑलवेज, नोट पॉइंट है, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट डे कि 1 मोल बराबर, जहां का 1 मोल लिखा है, हालांकि इसको आगे जाकर हम 1 मोल बोलेंगे तो ये माइंड से गायब हो जाएगा, नहीं बोलते 1 दर्जन, 2 दर्जन, 4 दर्जन, ऐसा ही। तो 1 मोल का मतलब उतने, उसके अंदर उतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं। और कितने पार्टिकल्स जरा बताओ एक बार? 6.023 इंटू 10⁻23। तो जहां का 1 मोल लिखा है
इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर उतने पार्टिकल्स हैं। अब भैया इतने पार्टिकल्स को पढ़ना मुश्किल था, और इतने पार्टिकल्स मिलकर कुछ ना कुछ काम कर पा रहे थे, ऐसा मान लो। जब इतने पार्टिकल्स मिल रहे थे, तभी जाकर कोई एक चीज हो पा रही थी। तो इसको मिलाकर एक मोल बना दिया, कि कम से कम एक मोल तो होना ही चाहिए। नहीं समझे? चढ़ावा की बात करते हैं, कम से कम 11 रुपये तो होना ही चाहिए। तो एक फिक्स कर लिया कि 10 रुपए 11 रुपए होना चाहिए। तो फिक्स कर लिया गया, एक मोल तो चीजें होनी चाहिए। एक मोल के अंदर पार्टिकल कितने होंगे? अगर हम आपसे कहें एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम, तो बताओ इसका मतलब क्या कहा जा रहा है आपसे? ध्रुव, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है आपसे, बताओ। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या कहा जा रहा है? कि हाइड्रोजन के कितने हैं? रहा है कि 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन इनडायरेक्टली आप सी बोला गया है। एक मोल ऑफ द हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या बोल दिया गया है? कि हाइड्रोजन एटम के 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। क्या बात समझ में आई? अब आपसे कहते हैं हम कि किसी एक सब्सटेंस में कहीं पर भी 2 मोल हाइड्रोजन मिलाए गए हैं, 2 मोल हाइड्रोजन, भाई समझ लो, क्योंकि ये समझ के तो बहुत समझ जाओगे आज। और ये मत सोचो बोरिंग है, साइको तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा, बहुत कठिन नहीं है, बड़ी सिंपल गणित है। एक मोल बराबर 2.6.02 पावर 23, इतना सा है। हमने कहा इतने मोल हाइड्रोजन, कितने एटम्स होंगे इसके अंदर? कितने एटम्स हो जाएंगे? आप बोल देंगे क्या? 0.6.023 10 की पावर 23 इंटू 2 पार्टिकल्स ऑफ द हाइड्रोजन। मल्टीप्लाई कर लो। हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, नहीं समझ में आया? इसका मल्टीप्लाई केवल इसमें होगा, केवल इसमें हो जाएगा 12.040 10 की पावर 20। क्या बात समझ में आई? नहीं आया? हाँ, अगर डेसिमल इधर ट्रांसफर कर दोगे तो आ जाएगा 1.2046 10 की पावर 24, 738। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? अगर कहीं लिखा है 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, मतलब क्या है? वाटर के वाटर के 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स है। नहीं आया? क्या इतने मॉलिक्यूल्स हैं? कोई दिक्कत किसी को? अब कोई रोएगा तो नहीं? पक्का नहीं रोएगा? हाँ, मोल और मास का रिलेशन अभी पढ़ना है। मोल और मास का रिलेशन पढ़ना है। एक मोल का, जैसे भाई इतने पार्टिकल्स हैं, जब इतने पार्टिकल हैं मेरे भाई, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, वेट होगा कि नहीं होगा? तो एक मोल बराबर 1 U तुम्हारे पास मास आएगा, और 1 U बराबर इतना होता है। समझ गए? तो याद रखेंगे, याद रखेंगे कि हमारे पास में या एक मोल बराबर, या इसको मान लो एक कांस्टेंट वैल्यू रख दी गई है। आजा भाई, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मोल और मोल, मुझे लग रहा है केवल हम ही पढ़ रहे हैं, मोल एंड मास रिलेशन। क्यों? दीपेंद्र और हम पढ़ रहे हैं बस, बाकी कोई नहीं पढ़ रहा है। बाकी को मजा नहीं आ रहा है? कितना सिंपल सी बात है, एक मोल बराबर इतना, बस खाने का। उसमें आप क्या सोच रहे हो तुम? ऐसे आपको याद करना है, एक मोल इक्वल 1 ग्राम। एक मोल इक्वल कितना? 1 ग्राम चलता है एक तरह से। एक मोल इक्वल कितना? 1 ग्राम। कहानी खत्म हो गई। अब एक मोल ऑफ वाटर में कितना मास होता है? एटॉमिक मास को दिखा देता है, किसको दिखा देता है? एटॉमिक मास। तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑफ वाटर में बताओ जरा। वाटर क्या होता है? H2O होता है। कितना होता है H2O? हाइड्रोजन कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? 16। 18 ग्राम हो गया, कहानी खत्म हो गई। एटॉमिक मास के साथ चल रहता है।
जैसे अगर हम कहें हाइड्रोजन में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हमने देखा हाइड्रोजन में बना कितना 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, मल्टीप्लाई कितना हुआ 1 ग्राम, कितना बना 1 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि जो एटॉमिक मास आ रहा है, एटॉमिक मास में नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर तो मास बन जाएगा, बन जाएगा। तो हम अगर कहें कि भाई ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन का, आपने कहा भैया ऑक्सीजन पे कितना है एटॉमिक मास 16 है, 16 में से 1 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 16, 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, कितना हो गया। अब पूरा हाँ बताओ, ऐसे मान देंगे 1 मोल बराबर हाइड्रोजन के पेस, हाइड्रोजन के हिसाब से, हाँ कितना एटॉमिक मास आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, 1 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा 16। अब इसमें हाइड्रोजन कितना था 2, तो हाइड्रोजन लगा देंगे, तो जब हाइड्रोजन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 2 ग्राम। तो कुल वाटर कितना हो गया, वाटर कितना हो गया 2 प्लस 16 बराबर कितना हो गया 18 ग्राम। नहीं आया, कर पाओगे। हाँ, अब आप मुझे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिख लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो तो काम आने वाले हैं। एन इक्वल जो रहता है फॉर्मूला हमारे पास में, वो रहेगा तुम्हारे पास स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल। तो यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल एम क्या है, ये मास ऑफ गिवन गिवन सब्सटेंस है, क्या एलिमेंट है। एम क्या है, मोलर मास, मोलर मास। मोलर मास जानते हो, इसको मोलेकुलर भी बोलते हैं, मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास क्यों बोलते हैं, एटॉमिक मास के साथ चलता है और मोल के हिसाब पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है मोलेकुलर मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे टीचर आपको ऐसे दिखाएंगे डब्ल्यू अपॉन एम, नंबर ऑफ मोल्स पर डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू यहाँ पर वही है मास, एम क्या है मोलर मास, समझ गए। अलग अलग तरीके से निकल पड़ते हैं, क्लास 12 में भी आता है बहुत ज्यादा। अब आपसे हम कहते हैं क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन बताइएगा, अगर 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम सोडियम है, सोडियम है कैल्शियम, 200 ग्राम कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये बताओ। एक पॉइंट ध्यान समझिएगा, आप लोग समझ नहीं रहे हो। मोल्स जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम डिनोट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो एटम। तो अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने होते तो मोल्स पता करना चाहिए, और एक मोल के अंदर ऑलवेज 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। आप समझ गए। अगर मैं आपसे कहें कोई चीज के 2 मोल्स है, कितने मोल है 2 मोल है, तो उसमें कितने एटम्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे। एटम या पार्टिकल एक ही चीज है, तो कहोगे 2 गुणे 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल या तो एटम। बताओ मेरे भाई, यही तो कहोगे ना। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आप मल्टीप्लाई करते हो इससे, निकल के आता क्या नंबर ऑफ पार्टिकल। समझ पा रहे हो। तो इसका मीनिंग हो गया कि अगर हम आपसे कहें नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल, ये किस में लिखा है, मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग पार्टिकल बराबर पार्टिकल पार्टिकल्स या एटम्स बराबर फॉर्मूला होता है जो मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई ये क्या आ रहा है 6.023 10 की पावर कितना 23। और इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम बोल सकते हैं, इक्वल ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई ये क्या होता है एवोगैड्रो नंबर होता है ना, इसको बोल सकते हैं Na। क्या बोल सकते हैं Na। अब वापस आते हैं, नंबर ऑफ एटम का एक और फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ एटम बराबर फॉर्मूला बना
नंबर ऑफ मोल्स जिसको दिखाते हैं स्मॉल एन से, ये Na, एक ये फॉर्मूला बना। लेकिन हमने आपसे ये नहीं पूछा, हमने आपसे पूछा नंबर ऑफ ये मोल्स बताओ। तो अभी आपने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम दिखाते हैं एन से, स्मॉल एन से, बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस। आई जो भी है सब्सटेंस या एलिमेंट्स या जो कुछ भी चीज है, और डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। और इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। समझ गए। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एन चाहिए, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे टीचर डब्ल्यू दिखाते हैं और डिवाइड बाय मोलर मास को दिखाते हैं एम से। क्या बात समझ में आए। तो आप एन निकालो, ये डब्ल्यू क्या होता है, मास होता है, कितना ज्यादा है वो। अब एग्जांपल मैंने क्या दिया, आपको निकाला था कि 200 ग्राम कैल्शियम में क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, एन निकालना है। तो 200 ग्राम क्या है, वेट है, मास है, भार है, ऐसा नो। यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 200 ग्राम है। और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है हमारे पास में, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर, और एक मिनट, हाँ एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास में, इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास को लिखेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, एटॉमिक नंबर जरा समझ में आए। कैल्शियम का तो 20 होता है, 20 पे होता है। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा तुम्हारे पास एन बराबर 200 बटे 20, कैंसिल आउट करें कितना है 10। ये 10 नंबर मोल्स आए हैं, 10 मोल है। अगर पार्टिकल पूछे तब मल्टीप्लाई करते जाकर ना, नहीं आया, अब थोड़ा सा रत्ती सा आया है। अच्छा बताओ इसी बात पर कि 36 ग्राम ऑफ वाटर में, 36 ग्राम वाटर में, 36 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ये बताओ, बताओ आया। देखो मुझे चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना, डब्ल्यू अपॉन मोलर मास। डब्ल्यू मुझे गिवन है, डब्ल्यू क्या गिवन है, डब्ल्यू ऑफ वाटर मुझे दिया गया है कितना, 36 ग्राम। अच्छा अब मुझे मोलर मास निकालना है H2O का, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 इक्वल कितना 18। अब मुझे निकालना है एन, एन कितना हो गया, मास कितना तुम्हारे पास 36, मोलर मास कितना 18, कट किया कितना आया, 2 मोल्स आए। क्या बात समझ में आई, सही है, करेक्ट, नहीं आया, हाँ थोड़ा थोड़ा आया, आया। अब अगला, अगर हम आपसे कहें, आप ध्यान समझिएगा क्वेश्चन कि 144 ग्राम में H2O में नंबर ऑफ एटम बताओ कितने हो, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, ये बताओ। हो गया, आइए चेक करते हैं। यहाँ क्या है, गिवन है, गिवन में लिखेंगे सबसे पहले मुझे गिवन है 144 ग्राम मास दिया गया, मतलब डब्ल्यू दिया गया, डब्ल्यू ऑफ वाटर दिया गया। मोलर मास मुझे पता है वाटर कितना होता है, 18 होता है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या था, डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू कितना 144, 18, ये 8 टाइम में कैंसिल, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 8 आ गया। अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना भैया, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, एटम बराबर कितना होता है, कहता है कि जितने मोल्स आए और 6.02 3 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा। नहीं आया, आया पक्का। एक पॉइंट और बना, इससे एक पॉइंट ये बना, अगर हम कहें मोल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको लिखना जाकर, नोट्स में लिखा नहीं है सब, अब कोई अलग से बात है। मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल में या नंबर ऑफ एटम में क्या रिलेशन हुआ, मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स और एटम,
में रिलेशन कोई बता पाएगा खुद से? नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में रिलेशन बता पाओगे? हम ये पेज ओपन करते रहे, आप बता पाओगे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या रिलेशन आएगा? तुम लोग बहुत टेंशन में आ गए। अभी आपने पढ़ा, जबकि फॉर्मूला पता है। ये सीखो, रट्टा नहीं मारना सीखो, क्लास 11 12 है, अलग है। अभी आपने क्या पढ़ा? यहाँ पर लिखा था, यार देखो देखो क्या लिखा था, नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल बराबर क्या था? आपने कहा सर मुझे पता है। क्या पता है भाई? नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स इक्वल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.023 10 की पावर 23, ये होता है फॉर्मूला। आपने नंबर ऑफ मोल्स लगा दिया 8, मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो किया था ना। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल में इतना, कितने पार्टिकल्स मल्टीप्लाई करते रहे। हम यही पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम में क्या रिलेशन है? तो भैया ये रिलेशन है। अगर इसको चाहो नंबर ऑफ एटम को दिखा सकते हो कैपिटल एन से, कैपिटल एन से, नंबर ऑफ मोल्स को दिखा सकते हो स्मॉल एन से, और ये किसका नंबर है? नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर एन ए दिखा सकते हो, दिखा सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बना? इसको नीचे भेज दो, एन अपॉन एन ए इक्वल एन, बना कि नहीं बना? तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एन ए, बस फॉर्मूला बन गया। आपके टीचर इतना लिख देंगे, आपको कहेंगे भैया याद करो, याद करने में लगे पड़े हो। आया कहां से? वही से आया, एक मोल बराबर 0, ये इतना 10 की पावर 23 से आया। एक मोल था तो एक से मल्टीप्लाई हुआ, 10 मोल 10 से मल्टीप्लाई, एन मोल तो एन से मल्टीप्लाई, एन बराबर निकाला, नीचे आ गया मोल बटे इतना, मोल बटे इतना। नहीं आया? तुम लोग टेंशन में जिंदा हो। तो कहाँ से आया फॉर्मूला? आया केमिस्ट्री का नया फॉर्मूला है, कुछ नया होया नहीं है। कर ले जाओगे? अब अगला करके दिखाओ। अगर हमारे पास में 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? कोई एक सब्सटेंस है, क्वेश्चन बता रहे हैं, देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर एनी सब्सटेंस 12.044 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें आप बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल, ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स बताओ, नंबर ऑफ मोल्स। और क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस है, कोई एलिमेंट है, कोई सब्सटेंस है, उसके इतने मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वही होते हैं जो हमारे पास सबसे छोटा पार्ट होता है, क्या नाम है, एटम्स को मिलाकर एक बनाया जाता है, वो मॉलिक्यूल। आप बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? करते हैं भाई, ये क्या है? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 की पावर 23, और इसको ऐसे उड़ा दो, ऐसे उड़ा दो, ये लगभग डबल टाइम जा रहा है। देखो लगभग में डबल है ना, 46 होता है यार, इतना चलता रहता है ना, डबल है, इसे काट दिया, एन बराबर 2 आ गया, लो नंबर ऑफ मोल्स बराबर 2। ऐसे आप लोगों ने कितना निकाला? बस आ गया, क्या कर रहे हाँ, वो ऐसे मान लेते 2, खत्म। नंबर ऑफ मोल्स 1.9 हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स है तो काउंट करते हैं ना, 1 या 2, ऐसे कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? हाँ, 2 लिख दिया जाएगा। अब लास्ट है मोल्स और जो गैस में, गैस वॉल्यूम में रिलेशन होता है, मोल और गैस वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पढ़ लिया, ये सब चीजें पढ़ ली, इनको अलग लिख देना कहीं पर। तो अगला है तुम्हारे पास में मोल एंड गैस वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, तो इसको याद करना है। एक मोल बराबर ऑलवेज 1 मोल इक्वल हमारे पास में 22.4 लीटर होता है। 1 मोल इक्वल कितना होता है? 1 मोल इक्वल 22.4 लीटर होता है। अब आप मुझे बताओगे,
अगर हम आपसे कहें कि 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने होंगे? या कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। हाँ, भाई कितना हो जाएगा भाई? क्या लिखा है मेरे पास में? 1 मोल बराबर, ना सुनो, 1 मोल बराबर 1 मोल इतने डिफिकल्ट पॉइंट्स थे, वो सारे पॉइंट आज आपने सीखे। नंबर ऑफ मोल्स और इसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स विद द गैस वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या? वॉल्यूम अपॉन 22.4। कर ले जाओगे? नहीं कर पाओगे। तो सारे पॉइंट्स हो गए, अगर चाहो तो एक जगह लिखवा दें। लिख ले जाओगे? पक्का? चलो ये खत्म हो गया।